ये कहानी साल 1942 से शुरू होती है, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका युद्ध में उतर गया और उसने हर हाल में जापान से बदला लेने का फैसला किया। इसके लिए अमेरिकी नौसेना के कई विमान दक्षिण प्रशांत महासागर की तरफ भेजे गए ताकि जापानी ठिकानों को खत्म किया जा सके। इन्हीं विमानों में एक विमान ऐसा भी था जिसमें 3 लोग सवार थे। पायलट के साथ टोनी और एक साथी मौजूद थे। जब यह विमान वापसी कर रहा था तब यह आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया और रास्ता भटक गया। पायलट ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बार बार कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पायलट ने अपने साथियों से कहा कि जरूरी सामान निकाल लो, क्योंकि अब हमें इसी समुद्र में उतरना होगा। पेट्रोल खत्म होने वाला है और अब बचने का यही एक तरीका है। विमान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और आखिरकार समुद्र की सतह के पास पहुंच गया। लेकिन टोनी और दूसरे साथी ने सीट बेल्ट लगाई थी। जैसे ही विमान पानी में गिरा, वह तेजी से नीचे डूबने लगा। दोनों भी उसके साथ नीचे जाने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी बेल्ट खुल गई और वे किसी तरह ऊपर आ गए। तीनों ने मिलकर एक छोटी सी नाव को पकड़ा और उस पर बैठ गए। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और पीने के लिए पानी भी नहीं था, जबकि उनके विमान में सब कुछ मौजूद था, लेकिन वह सब डूब चुका था। अब इस विशाल समुद्र में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और कहीं भी कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। फिर भी तीनों को उम्मीद थी कि कोई न कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा और उन्हें यहाँ से बचा ले जाएगा। वह आसमान की तरफ देखते रहते थे और इंतजार करते थे कि कोई विमान या जहाज नजर आए और उनकी जान बच जाए। उनके पास एक पैराशूट भी था, ताकि अगर उसे पानी में खोल दिया जाए तो ऊपर से गुजरने वाले विमान उसे आसानी से देख सकें, क्योंकि उनकी छोटी सी नाव इतनी दूर से दिखाई नहीं देती। लेकिन बदकिस्मती से उनका विमान पूरी तरह डूब चुका था और पैराशूट भी उसी के साथ चला गया। अब उनके पास कोई सिग्नल देने का तरीका नहीं बचा। उनके पास सिग्नल देने वाली बंदूक भी नहीं थी जिससे वे किसी को अपनी मौजूदगी बता सकें। तभी दूर आसमान में एक विमान दिखाई दिया, लेकिन वह इतना दूर था कि वह इन्हें देख नहीं सका और वापस चला गया। वह पल उनके लिए आखिरी उम्मीद जैसा था। पायलट ने उदास होकर कहा कि यह हमारा आखिरी मौका था। अब इस विशाल समुद्र में कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। अब हमें खुद ही किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना बचना मुश्किल है। उनमें से सबसे अनुभवी आदमी ने सबको समझाया कि सफर बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए अपने जूते उतार दो ताकि शरीर हल्का रहे और ताकत बची रहे। तीनों ने अपने जूते उतार दिए, लेकिन उनकी छोटी नाव में इतना भी स्थान नहीं था कि वह उन्हें संभाल कर रख सकें। मजबूरी में उन्होंने अपने जूते समुद्र में फेंक दिए और यह सोचकर खुद को संभाला कि अगर कहीं जमीन मिली तो वहाँ कुछ नया इंतजाम कर लेंगे। अब उनका पहला दिन ऐसे ही बीतने लगा। चारों तरफ पानी था और पीने के लिए एक बूंद भी नहीं थी। रात के समय ठंड बढ़ जाती थी और जगह भी इतनी कम थी कि ठीक से बैठना भी मुश्किल था। पायलट को दिशाओं का अच्छा ज्ञान था। उसने बताया कि हम यहाँ से बहुत दूर हैं, आगे हजारों मील तक सिर्फ समुद्र है और पीछे भी कोई सहारा नहीं है। जब पायलट ने बताया कि किनारे तक पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं तो यह सुनकर सब चौंक गए। टोनी ने कहा कि अगर हम वहां तक पहुंचे भी तो उससे पहले भूख और प्यास से मर जाएंगे। चारों तरफ पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, इसलिए हमें कुछ करना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसमें एक मैगजीन भी थी। उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई थी। उन्होंने उसी स्प्रिंग को निकालकर एक कांटा बनाया और उसे पानी में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुछ फंसा और उन्होंने खींचा तो रस्सी टूट गई। ये देखकर उन्होंने कहा कि लगता है पानी में कोई उनसे भी ज्यादा भूखा है। यहाँ समुद्र में हर तरफ खतरा था। ऊपर से तेज धूप उन्हें और कमजोर बना रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बोला कि अब मैं यह सब सहन नहीं कर सकता और पानी में कूदने की सोचने लगा। टोनी भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन पायलट ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि मैंने सुना है इस पानी में खतरनाक शार्क मछलियां हैं। अगर कोई कूदा तो वह तुरंत हमला कर देंगी। यह सुनकर दोनों वापस आ गए और समझ गए कि अब पानी में जाना मौत को बुलाना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब उन्हें यहाँ 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में उन्होंने एक बूंद साफ पानी नहीं पिया और न ही कुछ खाया। इससे तीनों बहुत कमजोर हो गए। कभी कभी वे समुद्र का पानी पीने की कोशिश करते, लेकिन एक दूसरे को रोक देते, क्योंकि समुद्र का पानी शरीर को और ज्यादा कमजोर कर देता है। असल में उनकी इस हालत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पायलट गलत दिशा में जा रहा था। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन पेट्रोल खत्म होने के कारण अब वे बीच समुद्र में फंस चुके थे। तभी पायलट को अचानक अपनी शर्ट की जेब में रखी एक चीज याद आई। पायलट अपनी जेब से वह चीज निकालता है और कहता है कि इससे हम एक नक्शा बना सकते हैं।
ताकि हमें पता चल सके कि हम अभी कहाँ हैं। इसके बाद वह अपनी याददाश्त के सहारे नक्शा बनाना शुरू करता है और जब नक्शा पूरा होता है तो उसे अपनी असली स्थिति का अंदाजा हो जाता है। अब वह कहता है कि हमें अपनी नाव को हवा के साथ बहने से रोकना होगा, नहीं तो हम और भटक जाएंगे। इसलिए वह लाइफ जैकेट और बाकी सामान की मदद से एक अस्थायी लंगर बनाते हैं ताकि नाव एक ही जगह टिक सके। वे सब मिलकर उस लंगर को पानी में डालते हैं जिससे नाव थोड़ी स्थिर हो जाती है। अब उन्हें उम्मीद होती है कि वे अपनी दिशा को समझकर सही तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद वे सभी थके हुए बैठ जाते हैं और अपनी हालत पर सोचने लगते हैं। फिर उनमें से एक दुआ मांगता है कि हमने जिंदगी में शायद बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब हमें आपकी मदद चाहिए कि हमें इस मुश्किल से बचा लो। दूसरा भी कहता है कि हमें सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत है ताकि हमें पानी मिल सके। लेकिन उस समय बारिश नहीं होती। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। तभी अचानक रात में बारिश शुरू हो जाती है। कई दिनों के बाद उन्हें पहली बार पानी पीने को मिलता है, जिससे उनके शरीर को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि वे पूरी तरह कमजोर हो चुके थे। कई दिनों से वे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। इससे वे निराश हो चुके थे। फिर भी उनमें से एक कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। वे मछली का इंतजार करते रहते हैं। तभी अचानक एक झटका महसूस होता है। उसे लगता है कि कुछ फंस गया है। पहले तो वह सोचता है कि शायद उसने गलती से गलत जगह वार कर दिया है, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कांटे में कुछ बड़ा फंसा हुआ है। जब वह उसे खींचकर ऊपर लाता है तो देखता है कि एक बड़ी मछली ने एक छोटी मछली को निगल लिया था और वहीं फंस गई थी। वे तीनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं और फिर उसे काटकर खाने लगते हैं। उसके पेट से कई छोटी मछलियां भी निकलती हैं। कई दिनों बाद उन्हें पहली बार ठोस खाना मिलता है। इससे उन्हें बहुत राहत मिलती है और उनके शरीर में थोड़ी ताकत वापस आने लगती है। अब उनमें जीने की उम्मीद फिर से जागने लगती है और वे थोड़े खुश नजर आने लगते हैं। खाते हुए वे आपस में बातें करने लगते हैं। एक कहता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत नाराज होगी। फिर वह बाकी दोनों से पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो। टोनी कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वह मजाक में कहता है कि जब तुम वापस जाओ तो मेरी बहन से मिलना वह बहुत अच्छी है। इस तरह की बातें करके वे अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा अभी भी उनके आसपास मंडरा रहा है। जिस मछली का खून पानी में गिरा था उसकी वजह से आसपास शार्क आ जाती है। रात में वे कुछ नहीं करती, लेकिन दिन होते ही एक शार्क हमला कर देती है। वह उसके हाथ पर वार करती है जिससे उसे चोट लगती है, लेकिन किस्मत से वह बच जाता है और सब और ज्यादा डर जाते हैं। 15वें दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। तभी टोनी को अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। वह धीरे से सबको इशारा करता है कि कोई आवाज मत करो। जब वे ध्यान से देखते हैं तो सामने एक पक्षी बैठा हुआ होता है जो बिल्कुल पास आ गया था। टोनी धीरे से वार करता है, लेकिन पक्षी सीधे उनके पास नहीं गिरता, बल्कि थोड़ा दूर समुद्र में गिर जाता है। पायलट तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह उसे पकड़ता है तभी उसे पानी में हलचल नजर आती है और वह जल्दी से वापस लौट आता है। वे तीनों मिलकर उस पक्षी को खाते हैं। यह 15 दिनों में दूसरी बार था जब उन्हें कुछ खाने को मिला। इससे उन्हें थोड़ी ताकत मिलती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उनके दिमाग पर भी असर पड़ने लगता है और उन्हें अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि कोई भी दिशा पर ध्यान नहीं दे रहा। यह देखकर उनमें बहस शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ फंस गए हैं क्योंकि हमने सही रास्ता नहीं चुना। पायलट अपनी गलती मानता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दोनों से माफी मांगता है, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। वे सब समझ चुके थे कि हालात उनके हाथ से बाहर हो चुके हैं। फिर वे दोबारा हिम्मत जुटाते हैं और फैसला करते हैं कि सही दिशा में बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसी रात फिर से बारिश होती है, जिससे उन्हें एक बार फिर पानी मिल जाता है और उनके अंदर थोड़ी उम्मीद वापस आ जाती है। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उनकी छोटी नाव उस तूफान में फंस जाती है। तेज लहरों की वजह से नाव उलट जाती है। टोनी, जिसे तैरना नहीं आता, वह पानी में बहने लगता है, लेकिन पायलट तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बहुत मुश्किल से वे एक दूसरे को पकड़कर फिर से नाव पर चढ़ जाते हैं। इस तरह वे उस भयानक तूफान से किसी तरह बच जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहुत ज्यादा थके हुए और कमजोर नजर आते हैं। उनका सारा सामान भी तूफान में खो चुका था। अब उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। वे खुद को एक जिंदा लाश की तरह महसूस कर रहे थे। वे अपने घर और परिवार को याद करने लगते हैं। पायलट उसे समझाता है और हिम्मत देता है। वह कहता है कि हमने इतना लंबा सफर तय किया है तो अब हार नहीं मान सकते। इसके बाद वह अपने हाथों से नाव को आगे बढ़ाने लगता है। उसे देखकर बाकी दोनों भी वही करने लगते हैं, लेकिन उनके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। 34 दिनों तक उन्होंने बहुत कम पानी पिया और कुछ भी सही से नहीं खाया। फिर भी वे किसी तरह आगे बढ़ते रहे और एक दिन अचानक उन्हें सामने जमीन दिखाई देती है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे उस किनारे तक पहुंचते हैं। 34 दिनों के बाद वे जमीन पर कदम रखते हैं, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वहाँ 2 छोटी झोपड़ियां भी होती हैं और वे उसी तरफ बढ़ते हैं। इस तरह उनकी कठिन यात्रा खत्म होती है और वे 20 फरवरी 1942 को एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने
उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और यही उन्हें जिंदा रखता है। इस सफर ने उन्हें सिखाया कि मुश्किलों में भी लड़ते रहना चाहिए। आखिर में बताया जाता है कि उन्होंने उस छोटी नाव में हजारों मील का सफर तय किया। पायलट को उसकी बहादुरी के लिए सम्मान भी मिला, लेकिन उसने फिर कभी विमान नहीं उड़ाया। टोनी ने ठीक होने के बाद नौसेना में काम जारी रखा। कहानी के अंत में उनकी असली तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो बताती हैं कि उन्होंने 34 दिनों तक कितना संघर्ष किया। यह एक सच्ची घटना थी जो हमें हिम्मत और उम्मीद का महत्व सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।